चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की चर्चा की। अब हम लोग एक बार एरर को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर पे जाएंगे। एरर क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप मेजरमेंट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो क्वांटिटी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी। सबसे सिंपल क्वांटिटी जो हम लोगों को ध्यान रहता है वो है क्या चीज? वो है लेंथ, क्योंकि लेंथ को कई बार हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, बचपन से ही मेजर कर रहे होते हैं, तो इसीलिए वो हमारे लिए सबसे आसान रहता है और उससे समझना भी बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लेंथ का एग्जांपल बार बार लेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर बार लेंथ ही हो, है ना। कोई और क्वांटिटी भी वहां पे मेजर किया जा सकता है। तो हम लोग अगर देखें, ये जो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी है, एक तो उसका ट्रू वैल्यू होगा। अब देखो, कोई चीज का लेंथ है, मान लो ये लाइन सेगमेंट है, तो इसका कुछ तो लेंथ होगा ना, उस लेंथ को हम लोग उसका ट्रू वैल्यू कहेंगे। ये हम लोग को अभी मालूम नहीं है बिफोर मेजरमेंट, राइट। लेकिन फिर भी हम जानते हो या नहीं जानते हो, उसका एक ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ तो होगा ही। तो वो ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ है, उसको टीवी कहते हैं, ट्रू वैल्यू। अब हमने मेजर किया, क्या हम ट्रू वैल्यू तक पहुंच पाए? हो सकता है पहुंच पाए, हो सकता है कि थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे रह जाएं। तो उस केस में हमारा मेजर्ड वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में कुछ गैप रह गया क्या? बिल्कुल रह गया। और अगर गैप रह गया तो हम कहते हैं कि हमारा मेजर्ड वैल्यू में कुछ एरर है, और इसी डिफरेंस को हम लोग एरर कहते हैं, ना। सो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ठीक है ना। क्वेश्चंस एक बार थोड़ा समझा ले, उसके बाद आप लोग को समय देंगे क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो द एरर इन मेजरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर्स। अब देखिए, इसमें आप अगर अलग अलग बुक्स देखिएगा तो अलग अलग वेराइटी ऑफ एरर के टाइप्स दिखेंगे। हम लोग अपने आप को पूरा पूरा स्टिक कर रहे हैं कंप्लीटली किस पे? केवल और केवल जो एनसीईआरटी में जितने एरर के टाइप्स दिए हुए हैं और उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो एरर हमारे सामने आता है वो है सिस्टमैटिक एरर। क्या है सिस्टमैटिक एरर? जो एरर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, हमेशा वो एरर जो है वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो उन एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इफ दे टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? देखिए, ट्रू वैल्यू जो होगा, लेट्स सी दिस, ट्रू वैल्यू जो है उससे आपका मेजर्ड वैल्यू ज्यादा हो सकता है या मेजर्ड वैल्यू कम हो सकता है। एक डायरेक्शन ये हो गया ज्यादा होने का और एक डायरेक्शन कम होने का हो गया। तो अगर सिस्टमैटिक एरर हो रहा है तो हर बार ऐसा होगा कि एक ही डायरेक्शन में एरर होगा। या तो आप उस एक्सपेरिमेंट के अगर कई बार उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मेजर करेंगे तो उस रिजल्ट में आपको हमेशा, अगर पहली बार वो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा आया है तो हर बार वो ज्यादा आने का टेंडेंसी रखे, तो हम लोग कहेंगे कि ये सिस्टमैटिक एरर है। और ऐसा हो कि कभी पॉजिटिव हो जाए कभी नेगेटिव हो जाए, मतलब कभी मेजर्ड वैल्यू ज्यादा हो जाए और कभी मेजर्ड वैल्यू कम हो जाए, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि सिस्टमैटिक एरर नहीं है, वो रैंडम एरर। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? सिस्टमैटिक एरर मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एरर हो, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में एरर हो और नेगेटिव डायरेक्शन में हो। वहीं पे रैंडम एरर क्या होगा? जो दोनों डायरेक्शन में हो, जिसका कुछ आता पता नहीं, जब मन किया पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया और जब मन किया नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। ऐसे एरर को हम लोग रैंडम एरर कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर का ही एक पार्ट है। क्या? इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर। मतलब नाम से क्लियर है कि ये जो एरर हो रहा है, ये एरर कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है? इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकता है इम्परफेक्ट डिजाइन हो, है ना, डिजाइन परफेक्टली नहीं किया गया हो, या कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सही से नहीं किया गया हो। अब कैलिब्रेशन क्या होता है वो भी समझ लीजिए। कैलिब्रेशन जो है वो क्या होता है सुन लीजिए।
कैलिब्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि देखिएगा, मीटर स्केल आपने देखा है, मीटर स्केल में 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक। अब इसके बीच में अब ये लाइनिंग हम ड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं, है ना, मतलब कहीं तो मशीन से ड्रॉ किया जा रहा होगा। तो जब उसको ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वो एग्जैक्टली इक्वी स्पेस्ड होना चाहिए। हो सकता है कि कोई मशीन की गड़बड़ी की वजह से जब इसको बनाया जा रहा हो, जब डिजाइन किया जा रहा हो, तो वो सही से इक्वी स्पेस्ड नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। या 1 और 2 सेंटीमीटर के बीच में जितना गैप होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया। तो इस बार गलती आपका नहीं है, आप उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके जब मेजर कर रहे हैं तो जिस चीज का लेंथ 2 होना चाहिए उसे उसका लेंथ ज्यादा दिख रहा है या कम दिख रहा है। तो ये जो चीज है ये इम्परफेक्ट डिजाइन या फिर कैलिब्रेशन है, जिसकी वजह से हम लोग का ये मेजरमेंट आ रहा है। तो अब सोचिए कि अगर ये गैप जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होगा तो क्या लेंथ जो होना चाहिए उससे आप कम मेजर करिएगा, बिल्कुल कम मेजर करिएगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में गैप ज्यादा हो गया। 2 होना चाहिए था, यहाँ होगा, यहाँ 2 यहाँ हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं, 2 जहां होना चाहिए उससे आगे है। तो अगर जो 2 सेंटीमीटर का होगा वो आपको 1.8 सेंटीमीटर का दिखेगा, मतलब आपको लेंथ छोटा दिख रहा है, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, लेंथ छोटा दिख रहा है, जितना वैल्यू होना चाहिए उससे छोटा वैल्यू दिख रहा है। तो इससे क्या पता चला कि ये हमेशा छोटा ही दिखेगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। इज इट अ सिस्टमैटिक एरर? यस। सो इस तरह का जो इम्परफेक्ट डिजाइन है वो तो परमानेंटली रहने वाला है। ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार आप उसी लेंथ को लंबा मेजर कर लीजिएगा और एक बार उसी लेंथ को छोटा मेजर करिएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो चीज बताता है ये आपको बताता है कि सिस्टमैटिक एरर यहाँ पे हो रहा है, और इंस्ट्रूमेंटल एरर इज अ पार्ट ऑफ, इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर। इसमें 2 तरह के एरर्स हो सकते हैं, इम्परफेक्ट डिजाइन की वजह से हो सकता है या फिर कैलिब्रेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। या एक और चीज है जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। अब जीरो एरर क्या होता है? जीरो एरर जो है, आपने अगर कभी ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट क्लास 10th में किया है तो उसमें आपने देखा होगा जो एमीटर है या वोल्ट मीटर है उसका यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसा 4 वोल्ट या 5 वोल्ट तक मेजर करने वाला हमने वोल्ट मीटर रखा। अब कई बार आप देखेंगे कि इवन इफ आपने उसको सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है तो भी उसका जो पॉइंटर है वो 0 से नीचे चला जाएगा या 0 से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, यानी कि वो मेजरमेंट 0 से शुरू नहीं कर रहा है, वो थोड़ा आगे से कर रहा है या थोड़ा पीछे से कर रहा है। दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगा, या तो थोड़ा आगे होगा या थोड़ा पीछे होगा। तो अगर वो थोड़ा आगे से चल रहा है तो 2 वोल्ट पे वो 2.5 वोल्ट के आसपास कुछ दिखाएगा, है ना। अगर आपका मेजरमेंट 2.5 वोल्ट के आसपास होना है तो वो 3 वोल्ट के आसपास दिखा देगा, यानी एक ही डायरेक्शन में दिखा रहा है, ज्यादा दिखा रहा है हर बार, ठीक है, जितना है उससे ज्यादा दिखा रहा है। तो ये भी तो एरर आ गया ना मेजरमेंट में। या अगर 0 से पीछे है तो वो अगर 2 वोल्ट है तो आपको 2 वोल्ट से कम दिखाएगा। तो क्या इस बार भी जो मेजरमेंट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा? हाँ, हमेशा कम होगा। तो ये जो है वो जीरो एरर कहलाता है, यानी कि पॉइंटर का 0 पे ना होना, किसी इंस्ट्रूमेंट में जो पॉइंटर है उसका 0 पे नहीं होना, वही जीरो एरर कहलाता है। और उस जीरो एरर की वजह से भी सिस्टमेटिक एरर हो सकता है, ये भी इंस्ट्रूमेंटल एरर का ही एक हिस्सा है। सो देयर आर 3 कॉजेज ऑफ 3 कॉजेज ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन कौन से हैं? पहला इम्परफेक्ट डिजाइन, सेकेंड इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन, एंड थर्ड जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इन सब के हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, पर एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक है द टेम्परेचर graduation of a thermometer may be inadequately calibrated. It may read 104 degree at the boiling point at STP where it should be 100 degree Celsius. ये मैं ऑलरेडी आपको लेंथ वाले एग्जाम्पल से समझा चुका हूं कि अगर आपका कैलिब्रेशन बड़ा बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, मान लीजिए आप कैलिब्रेशन में जो जितना स्पेसिंग होना चाहिए उससे कम करते हैं, तो क्या होगा? आप सोचिए, जहां जब थर्मोमीटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिखाना चाहिए उसकी जगह उस जगह पे आपका होना चाहिए था 100, लेकिन आपने छोटा छोटा मेजर, छोटा छोटा स्पेसिंग किया तो उस जगह पे आपने 104 लिख दिया, तो आपको उस जगह पे क्या दिखेगा? 104। तो जबकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर शुड बी 100 डिग्री सेल्सियस, बस आपको क्या दिखेगा? 104। इसका मतलब है कि कुछ तो एरर आ गया। वो एरर कहां से आया? वो एरर इस इंस्ट्रूमेंट के रॉन्ग कैलिब्रेशन से आया। दिस इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर। सेकंड आते हैं वर्नियर कैलिपर में।
इसमें 0 मार्क ऑफ वर्नियर स्केल में नॉट कोइंसाइड विथ 0 मार्क ऑफ द मेन स्केल। हम लोग वर्नियर स्केल जब पढ़ेंगे इसमें एक्सपेरिमेंट में, तो हम लोग देखेंगे कि दो तरह के स्केल होते हैं उसमें, एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल, और आइडियल इंस्ट्रूमेंट में दोनों का 0 मार्क कोइंसाइड करना चाहिए, लेकिन इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से क्या क्या हो सकता है कि दोनों कोइंसाइड ना करें, तो ये एक पार्ट टाइप ऑफ जीरो एरर हो जाएगा। थर्ड है एन ऑर्डिनरी मीटर स्केल में बी वॉर्न ऑफ एट द एंड, है ना। मान लीजिए कि एंड पे कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे मीटर स्केल जो आप यूज करते हैं क्लासेस में, उसमें हो सकता है कि वो खराब हो जाए, खराब हो जाता है तो हम लोग चालाकी करते हैं, हम लोग 0 से मेजर नहीं करके 2 से मेजर करते हैं या 3 से मेजर करते हैं और फाइनली एडजस्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर कोई वही 0 से ही मेजर करने की कोशिश करेगा तो क्या सही कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसको वो ठीक से दिखेगा नहीं और वो हमेशा ज्यादा या कम करने की कोशिश करेगा और उसकी वजह से भी इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। सो ऑल ऑफ दीज आर सिस्टमैटिक एरर। इतना तो क्लियर है सबको, है ना? इतना सबको क्लियर हो गया? तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, यहां तक की बात हुई इंस्ट्रूमेंटल एरर की। अब उसके अलावा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, ये भी एक कॉज हो सकता है। सो सिस्टमैटिक एरर का पहला टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर और दूसरा है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में ही इम्परफेक्शन हो तो भी कुछ एरर्स आ सकता है। पहली बात हमने की, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ कमी हो तो उसकी वजह से एरर आ सकता है। दूसरा, अगर हम लोग ऐसा कर रहे हो कि मतलब इंस्ट्रूमेंट सब सही यूज कर रहे हैं, फिर भी अगर हमारा टेक्निक जो हम यूज कर रहे हैं वो सही नहीं हो तो भी एरर्स आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, आपने देखा होगा द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड अंडर द आर्म पिट, है ना। आपने देखा होगा जब बुखार होता है तो अंडर आर्म पिट वी प्लेस द थर्मोमीटर, which will always give a temperature lower than the actual value of body temperature। मतलब बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर आर्मपिट पे मिलेगा। अब ये क्योंकि लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि इसके ये भी एक एक्सपेरिमेंट है ना, फाइंडिंग द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। तो उसका प्रोसीजर आपको नहीं मालूम, तो आप आर्मपिट पे रखते हैं और वहां से टेम्परेचर मेजर करने की कोशिश करते हैं, बट थ्योरेटिकली वी नो कि आर्मपिट का टेम्परेचर जो होगा दैट विल बी लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। तो वो क्या हमेशा एक डायरेक्शन में आएगा? यस, हमेशा एक ही डायरेक्शन में आएगा, हमेशा आपको कम टेम्परेचर मिलेगा। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 98 है तो वो हो सकता है 97.5 दे, तो हमेशा उतना 0.5 कम रहेगा। तो ये क्या एक ही डायरेक्शन में हमेशा हो रहा है? यस। सो इज इट अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर? यस। सेकेंड, एक और चीज है, other external conditions such as change in temperature, humidity, wind velocity during the experiment may systematically affect the measurement। अब ये सब भी सिस्टमेटिकली अफेक्ट करेगा। टेम्परेचर बढ़ना अगर बढ़ गया तो वो हमेशा रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। तो आपका जो, आप याद करिए ओम्स लॉ में हम लोग V और I के ग्राफ का स्लोप निकालते थे और उस ग्राफ के स्लोप से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे। तो अगर सराउंडिंग टेम्परेचर, आप वही एक्सपेरिमेंट जनवरी में करते हैं तो सराउंडिंग टेम्परेचर कम होगा, वही एक्सपेरिमेंट आप जून में करते हैं सराउंडिंग टेम्परेचर अधिक होगा। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है और सेम वायर का दो अलग अलग ग्राफ आपको मिल सकता है, एक R2 जैसा और एक R1 जैसा। और ये R2 जो होगा वो, सॉरी R1 जो होगा वो जून में होगा और R1 जो होगा, सॉरी R2 जो होगा वो जनवरी में होगा, है ना। R1 जून में, R2 जनवरी में। VI ग्राफ है, R1 इज मोर देन R2, ठीक है। तो क्या वो हमेशा हो सकता है कि इन दोनों में से कोई भी ट्रू वैल्यू नहीं हो? ट्रू वैल्यू किसको बोलेंगे रेजिस्टेंस का? 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो बीच में कहीं पर हो ट्रू वैल्यू। अब इस हमेशा जब जनवरी में कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस की बात हो रही है, टेम्परेचर डाउन है तो वो हमेशा नीचे कम वैल्यूज दे रहा है, और जब टेम्परेचर अप है तो वो हमेशा ज्यादा वैल्यूज दे रहा है। तो ये भी सिस्टमैटिक एरर का पार्ट है और वो सिस्टमैटिक एरर आ सकता है बिकॉज ऑफ दीज सराउंडिंग फैक्टर्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी एटसेट्रा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर वो रैंडमली चेंज करे, टेम्परेचर तुरंत बढ़ जाए, तुरंत घट जाए, तुरंत बढ़ जाए, तुरंत घट जाए, ह्यूमिडिटी तुरंत कम हो जाए, तुरंत अधिक हो जाए, वैसा होने लगे, तब वो फैक्टर जो होगा वो रैंडम एरर में आ जाएगा। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ा, मतलब केवल टेम्परेचर बढ़ी, तो फिर वो रैंडम एरर नहीं है, वो सिस्टमैटिक एरर।
अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर ये भी सिस्टमेटिक एरर का ही पार्ट है, फिर आ जाएंगे हम लोग रैंडम एरर पे। पर्सनल एरर में द एरर्स व्हिच अराइज ड्यू टू एन इंडिविजुअल बायस, है ना। आपको लगता है कि रेजिस्टेंस 2 ओम है, आप हमेशा सोचिएगा 2 ओम बना दें, है ना। आपको लगता है कि वो लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है, तो हो सकता है आप हमेशा ऐसे देखिए और उसको 3.5 बना दीजिए। तो इंडिविजुअल बायस की वजह से भी एरर हो सकता है, और वो भी सिस्टमेटिक एरर होगा। वो आप उसको हमेशा डिक्रीज करा के रखिएगा या इंक्रीज करा के रखिएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपका बायस कैसा है। उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस। अब एक बार आपने सेटिंग ऑफ एपरेटस किया, अच्छा बायस का मीनिंग बहुत लोगों को नहीं पता। बायस मतलब होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्लाइंड, न्यूट्रल नहीं होना। जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग होते हैं बीजेपी के लिए इंक्लाइंड है, ठीक है, तो उनको बीजेपी के अगेंस्ट कुछ भी बोलिए तो तुरंत बिगड़ जाते कि नहीं बिगड़ जाते, है ना। या आप मान लीजिए कि धोनी के फैन है ना, आज धोनी का बर्थडे भी है, धोनी के फैन है, अब धोनी का थोड़ा क्रिटिसिज्म होगा तो आप गुस्सा हो जाइएगा कि नहीं। तो इसलिए गुस्सा होइएगा क्योंकि आप बायस्ड हैं, किसके लिए, धोनी के लिए, ठीक है। वो हर आदमी का अपना अपना बायस होता है, कोई विराट कोहली का फैन होगा तो वो उसके लिए बायस्ड होगा, ठीक है। और जब आप बायस्ड होते हैं तो आपको उसका कमी नहीं दिखता है, हर आदमी में कमी तो होता ही है ना, लेकिन आप जब किसी के फैन हो जाते हैं तो आपको उसका कमी नहीं दिखता, केवल आपको खूबी दिखता है। इसी चीज को बायसनेस कहते हैं। तो आप बायसनेस, आप देखिए उस रियल लाइफ के एग्जांपल में भी बायसनेस हमेशा एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं। हमेशा आप धोनी को पसंद करते हैं तो धोनी को पसंद है ना। अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप क्या कहिएगा कि हाँ कुछ जगहों पे धोनी ने बहुत कमाल किया है, लेकिन कहीं कहीं धोनी की गलती भी रही है, ऐसा कहिएगा, है ना। एंड धोनी इज नॉट वेरी पर्सनल वर्ड, तो ये किसी चीज के लिए भी हो सकता है। तो आदमी जो होता है वो 3 तरह का हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर। वो न्यूट्रल हो सकता है, वो पॉजिटिवली बायस्ड हो सकता है, या नेगेटिवली बायस्ड हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो बायसिंग जो है वो एक डायरेक्शन में हुआ कि नहीं, इंडिविजुअल बायस जब आ गया तो एक डायरेक्शन में रिजल्ट वो देता है, ठीक है। हाँ, वन साइडेड होना, पहले से आपके मन में एक परसेप्शन होना, उसी को बायसिंग कहते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस, हो सकता है कि आपने जब एपरेटस सेट किया उसी समय कुछ गलती कर दी। अब वो गलती तो हमेशा रहेगा, कितना बार भी आप रिपीट करिएगा, हमेशा अगर वो कम वैल्यू देता है तो कम वैल्यू देगा, ज्यादा वैल्यू देता है तो ज्यादा वैल्यू देगा। सो इट विल बी आल्सो अ सिस्टमैटिक एरर। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस इन टेकिंग द ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशन। अब आपने प्रिकॉशंस जो आपको कहा गया था वो आपने नहीं लिया, उस प्रिकॉशन की वजह से भी सिस्टमैटिक, प्रिकॉशंस को ऑब्जर्व नहीं करने की वजह से भी कुछ एरर्स आ सकते हैं और वो भी सिस्टमैटिक एरर होगा। उसके अलावा पैरालैक्स एरर होता है, पैरालैक्स मेथड हमने पढ़ा था मेजरमेंट में, लेकिन पैरालैक्स एरर भी होता है कि आप मान लीजिए लेफ्ट आई को क्लोज करके देख रहे हैं, सॉरी राइट आई को क्लोज करके देख रहे हैं, लेफ्ट आई से देख रहे हैं, तो आपको अलग रीडिंग दिखेगा। और अगर राइट आई से क्लोज, राइट आई को से देख रहे हैं और लेफ्ट आई को क्लोज करके रखें तो अलग रीडिंग दिखेगा, क्यों, आप अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। तो वही चीज आप मेजरमेंट में क्या करते हैं, जो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट है उसको किसे कोइंसाइड कराते हैं, आप उसको कोइंसाइड कराते हैं मीटर स्केल का जो कैलिब्रेशन है उससे। तो अगर इधर से देखिएगा तो कैलिब्रेशन थोड़ा शिफ्टेड दिखेगा, इधर से देखिएगा कैलिब्रेशन अलग डायरेक्शन में शिफ्टेड होगा। तो अगर आपका हमेशा ये रहता है कि आप हमेशा या तो लेफ्ट से देखेंगे या राइट से देखेंगे, if you have a habit of always holding your hand a bit too far to the right while reading the position of a needle of scale, you will introduce an error due to parallax. And similarly, if you have a habit of always looking from the left, so you will have a different error, ठीक है, वहां पे भी एरर आ जाएगा। अब सिस्टमेटिक एरर्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को इम्प्रूव करें तो मिनिमाइज हो सकता है। बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स में कमी था, कैलिब्रेशन के का प्रॉब्लम था, उसके डिजाइन में प्रॉब्लम था, तो अगर बेटर इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे तो उससे हम लोग सिस्टमेटिक एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए वर्ड क्या यूज हुआ, मिनिमाइज, मतलब वी कैन नेवर फिनिश द एरर, वी कैन ओनली मिनिमाइज द एरर। एंड देन रिमूविंग द पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल, अपना बायस पहले से जितना ज्यादा हटा के रखिए उतना बढ़िया है। तो ये 3 अगर टेक्निक यूज किया जाए तो वी कैन रिड्यूस और मिनिमाइज द सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर अ गिवन setup there these errors may be estimated to a certain extent and the necessary correction may be applied to the readings, ठीक है। एक गिवन सेटअप के लिए हम लोग कुछ, ये जो सिस्टमेटिक एरर है उसका एक बहुत खासियत है कि हम लोग एक गिवन सेटअप के लिए क्या कर सकते हैं, एरर को एस्टिमेट कर लेंगे, अच्छा इसमें कितना एरर आया होगा, और अकॉर्डिंगली हम लोग अगर उसमें उतना करेक्शन कर दें तो सिस्टमेटिक एरर को पूरा पूरा
रिमूव कर सकते हैं या बहुत ही कम किया जा सकता है। तो ये अच्छा चीज है ना। रैंडम एरर में आप ये नहीं कर पाइएगा कि आप पता कर पाए अच्छा इसकी वजह से इतना बढ़ा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपने रेजिस्टेंस निकाला और आपको पता है कि टेम्परेचर नॉर्मल से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं अच्छा रेजिस्टेंस का जो रीडिंग होगा वो 1 ओम ज्यादा आया होगा या 0.1 ओम ज्यादा आया होगा। तो अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, रीडिंग में 0.1 ओम को डिक्रीज कर दीजिए, तो रेजिस्टेंस जो है नॉर्मल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जो आना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे एक गिवन सेटअप के लिए ये जो सिस्टमैटिक एरर्स हैं वो एस्टिमेट किए जा सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ऑब्वियसली, है ना। हम पूरा एग्जैक्ट नहीं, लेकिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट वी कैन एस्टिमेट द एरर्स एंड नेसेसरी करेक्शन में भी अप्लाई टू द रीडिंग, और रीडिंग में नेसेसरी करेक्शन किया जा सकता है। लेकिन वही सोचिए रैंडम एरर होगा तो क्या ऐसा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमको नहीं पता है कि वो बढ़ा है या घटा है। तो सिस्टमैटिक एरर्स को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। चलिए शुरू करते हैं रैंडम एरर्स। अब ये रैंडम एरर्स क्या होता है उसको समझते हैं। ऑब्वियसली नाम से क्लियर है कि वैसे एरर्स जो रैंडमली अकर कर जाएंगे किसी मेजरमेंट के प्रोसेस में, उसको हम लोग रैंडम एरर्स कहेंगे। अब अगर ये रैंडम होंगे तो उसके साथ वो बहुत सारा कुछ लेकर आएंगे। जैसे अगर ये रैंडम है तो इनको एस्टिमेट करना मुश्किल होगा, इनका कॉज को पता कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि दे अकर इरेग्युलरली एंड हेंस दे आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड साइन। मतलब कितना ज्यादा एरर होता है और किस डायरेक्शन में एरर होता है ना। ये ट्रू वैल्यू है, उसे बढ़ जाना या घट जाना दोनों पॉसिबिलिटी है। बहुत ज्यादा बढ़ जाना, बहुत ज्यादा घट जाना, मतलब आप साइज में भी रैंडमनेस है एंड डायरेक्शन में भी रैंडमनेस है। ऐसे एरर्स को हम लोग रैंडम एरर्स कहते हैं। ठीक है, अब किस किस वजह से रैंडम एरर्स आ सकते हैं। तो रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, जिस कंडीशंस में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें रैंडमली कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, कोई अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन आ जाए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रैंडम एरर आ गया। अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे मान लो कि किसी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अचानक से कोई वायर का टेम्परेचर बहुत तेज हो गया, और अगर वायर का टेम्परेचर बहुत तेज हो गया अचानक से, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से कुछ एरर तो आ ही जाएगा। वो जो एरर होगा वो रैंडम एरर हो गया, क्योंकि अचानक से टेम्परेचर बढ़ा है। अचानक से कहीं वोल्टेज सप्लाई बढ़ जाए, है ना, घर में या लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो सप्लाई आता है इलेक्ट्रिसिटी का वही अचानक से बहुत तेज बढ़ जाए और बहुत ज्यादा वो बढ़ जाएगा, तो वहां पे भी हम लोग को एरर देखने मिल जाएगा। मैकेनिकल वाइब्रेशन होने लगे इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम लोग जो बना के रखे हैं उसमें अचानक से वाइब्रेशन शुरू हो जाए, तो अगर वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे कि एरर आ जाएगा। ठीक है, तो रीडिंग्स में एरर आ सकता है, बहुत सारे तरह के एरर्स आ सकते हैं। रैंडम एरर को समझने का ये तरीका है सबसे इंपॉर्टेंट, कि वो इरेगुलर होते हैं और किसी भी साइन और साइज में उनका एरर आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा पर्सनल अनबायस्ड एरर्स। एक तो बायस्ड एरर है कि आप हमेशा एक पर्टिकुलर थॉट को सोच रहे हैं और उसी की तरफ उस रिजल्ट को मोड़ दे रहे हैं, तो वो बायस्ड एरर हो गया। और वो जो एरर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमेशा टेंड करेगा, लेकिन अनबायस्ड एरर है, ऑब्जर्वर ले रहा है रीडिंग और उसकी गलती से, उसके अनजाने में, बायस्ड हुए बिना उससे कुछ गलती हो जाए रीडिंग लेने में, तो वो जो एरर होगा वो भी तो रैंडम एरर होगा, है ना। अनजाने में हो गया, कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, कभी बहुत ज्यादा कम हो सकता है, कभी बहुत अधिक हो सकता है ना। इसके बेसिस पे वो भी तो रैंडम एरर कहलाएगा। तो पर्सनल एरर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक बायस्ड पर्सनल एरर्स, वो सिस्टमैटिक एरर्स का हिस्सा है, लेकिन अनबायस्ड पर्सनल एरर्स वो किसका हिस्सा है, रैंडम एरर्स का हिस्सा है। जैसे मान लो कि व्हेन द सेम पर्सन रिपीट्स द सेम ऑब्जर्वेशन, इट इज वेरी लाइकली दैट ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग्स एवरी टाइम, और ऐसा होता भी है। आप एक्सपेरिमेंट करिए, उस एक्सपेरिमेंट में आप पूरा सेटअप फिर से करिए और फिर से उस एक्सपेरिमेंट को दोहराइएगा, तो ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट आपको
पहली बार जो मिला था और दूसरी बार जो मिला उसमें डिफर हो जाए, तो ये बायसनेस नहीं था आपका, वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बाकी बहुत सारे फैक्टर्स के कारण रिजल्ट अफेक्टेड हो रहा है ना। रिपीटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इनटू डिफरेंट रिजल्ट, है ना, अलग अलग रिजल्ट मिलता है हम लोगों को, और ये भी एक पर्सनल अनबायस्ड एरर है, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो रैंडम इन नेचर। ठीक, तो ये हो गया कुछ एग्जांपल कि कैसे रैंडम एरर हो सकते हैं। उसके अलावा एक रैंडम एरर के अंदर ही लीस्ट काउंट एरर नाम का चीज होता है ना। अब ये क्या होता है उसको समझेंगे, लीस्ट काउंट भी समझेंगे और लीस्ट काउंट एरर भी समझेंगे। क्या होता है लीस्ट काउंट? स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं कि मान लीजिए कि वोल्टमीटर ही है, तो वोल्टमीटर 1 2 3 4 और 5 कितना वोल्ट तक मेजर कर सकता है। अब 1 और 2 के बीच में अगर 10 इस तरह से गैपिंग है, तो ईच गैपिंग जो होगा वही सबसे छोटा वोल्टेज है जो आप मेजर कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसी को हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहेंगे। ठीक है, सबका लीस्ट काउंट निकालने का अपना अपना तरीका होता है, हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उन तरीकों को जरूर सीखेंगे। लीस्ट काउंट एरर इज दैट एरर विच इज एसोसिएटेड विथ रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, है ना। ये दो जगहों पे आया है, प्रिसीजन में भी आया है, रिजोल्यूशन, कितने रिजोल्यूशन तक हम लोग कोई चीज मेजर कर पा रहे हैं, वो रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करता है। और दूसरा वो ये भी बताता है कि हम लोग को कितना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट मिला है और कितना अच्छा प्रिसीजन हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रहेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हम लोग को प्रिसीजन से ही पता चलता है, और वो किससे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बात की थी मीटर स्केल, हमने बात की थी वर्नियर कैलिपर, हमने बात की थी स्क्रू गेज की, है ना। तो मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में सबसे ज्यादा किसका लीस्ट काउंट है? मीटर स्केल का, है ना। और सबसे छोटा किसका है? स्क्रू गेज का। तो मीटर स्केल जो है वो आपको कितना मेजर करके देता है? 0.1 सेंटीमीटर तक, है ना। 4.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, यस। तो 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर किया जा सकता है, यानी 1 mm तक किया जा सकता है। उससे छोटा वर्नियर कैलिपर से होगा 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर, और उससे भी छोटा करना हो तो स्क्रू गेज होगा, तो 0.001 सेंटीमीटर या फिर 0.01 मिलीमीटर। ये उसका लीस्ट काउंट है। तो इस लीस्ट काउंट के कारण क्या कुछ गलती हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, वर्नियर कैलिपर हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 सेंटीमीटर, पहले ही हम लोग लिखे हुए हैं। एंड स्फेरोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हम लोग को उसका भी एक्सपेरिमेंट करना है, मे हैव अ लीस्ट काउंट ऑफ दिस 0.001 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ तक जैसा स्क्रू गेज है वैसा ही स्फेरोमीटर का भी लीस्ट काउंट उतना छोटा हो सकता है। अब लीस्ट काउंट एरर क्या है वो समझिएगा। लीस्ट काउंट एरर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? रैंडम एरर्स, but within a limited site it occurs with both systematic and random errors। मतलब देखिए वो है तो रैंडम एरर का हिस्सा, लेकिन एक लिमिटेड साइज में ये सिस्टमैटिक एरर के साथ भी होता है और रैंडम एरर के साथ भी होता है। दोनों ही तरह का नेचर ये शो करता है। कैसे? देखिएगा, इसमें रैंडम एरर किस तरह से है कि अब जो इंस्ट्रूमेंट जिस चीज को आपको मेजर करना था, अगर आपके पास मीटर स्केल है और उसको मेजर करना चाहिए था वर्नियर कैलिपर से, तो आपको होगा क्या उसमें? समझिएगा ध्यान से इस चीज को, हमने इस चीज का कई बार इसको मेंशन किया है। मान लीजिए ये स्केल, ये लेंथ है जिसको आप मेजर करना चाह रहे हैं, ये स्केल है। स्केल में ये जो है 5.2 पर है और ये जो है 5.3 पे, ठीक। और बीच में आपका लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट आ रहा है, मतलब 5 होने के बाद ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक। बहुत हाईली मैग्नीफाई करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग ये समझ पाए कि किस तरह से यहाँ पे लीस्ट काउंट की वजह से एरर हो जा रहा है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से एकदम। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ये 1 हो गया और ये 2 है और ये 3 है। जैसे 5 के बाद एक लाइन होगा, 2 लाइन होगा, 3 लाइन होगा, ऐसे 10 लाइन होगा, तब 10वें लाइन में 6 लिखेंगे। तो 2 लाइन के बाद लेंथ आ रहा है कहीं पर, यहाँ पर लेंथ आ रहा है,
आप इसको क्या ले लीजिएगा, 5.22 कर लीजिएगा या 5.21 कर लीजिएगा, कुछ ऐसा करिएगा, बोलिएगा कि 2 से नजदीक है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत करेंगे। क्यों? मीटर स्केल जो है वो केवल पॉइंट सेंटीमीटर में अगर मेजर करें तो पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस आपको बता पाता है, दूसरा नहीं बता पाता। तो अगर आप ये 5.22 लिखते हैं तो गलत कर रहे हैं, आप 5.2 लिखिए बस, इसके बाद का नहीं पता हमको। अगर 5.20 भी लिख दिए तो भी गलत। हम लोग इसके बारे में सिग्निफिकेंट फिगर्स में समझेंगे कि 5.20 और 5.2 में क्या डिफरेंस। कमाल है, दोनों में डिफरेंस भी है भाई, है ना। ये 5.2 ये बता रहा है कि भाई देखो 5.2 तो हमको श्योर से पता है, इसके बाद का कुछ पता नहीं। वो 5.21 हो सकता है, 5.22 हो सकता है, 5.23 हो सकता है, 5.24 हो सकता है, एंड सो ऑन 5.29 तक हो सकता है, हमको नहीं मालूम। लेकिन 5.20 ये कह रहा है कि आई नो करेक्टली अप टू सेकंड डेसिमल की ये 5.20 ही है, उसके बाद का नहीं पता। 5.201 है, 5.202 है, 5.203 है, क्या है हमको नहीं पता। तो कितने तक आप सर्टेन हैं ये आपका प्रिसिजन बताता है, और इसकी वजह से एरर हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। कोई मेजरमेंट आपने किया और 5.2 आया, और वही वर्नियर कैलिपर से करेंगे वो आएगा 5.23। कौन बेटर है? ये है। क्या इसकी वजह से एरर आया? क्लोज वैल्यू है 5.237, इसमें एरर ज्यादा आया, मीटर स्केल में ज्यादा एरर आया, वर्नियर कैलिपर में कम एरर आया, क्योंकि प्रिसिजन बहुत बढ़िया था, वो ज्यादा डेसिमल तक एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाया, इसमें एरर ज्यादा है। तो क्या ये एरर लीस्ट काउंट की वजह से आया? यस, क्योंकि मीटर स्केल 0.1 के बाद मेजर ही नहीं कर पा रहा है, तो ये एरर जो है वो लीस्ट काउंट एरर कहलाता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी सबको, है ना। तो ये हो गया लीस्ट काउंट एरर। अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ कैन वी मिनिमाइज दीज एरर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि रैंडम एरर्स कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हाई प्रिसिजन, इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। आपको याद है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से भी रैंडम एरर हो रहा था। तो अगर हम लोग ये सब करें कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को इम्प्रूव करें, हम लोग हायर प्रिसिजन के इंस्ट्रूमेंट यूज करें, जैसा कि अभी मैंने बताया, मीटर स्केल की जगह वर्नियर कैलिपर की जगह स्क्रू गेज, इस तरह से हाई प्रिसिजन वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें, तो हम लोग लीस्ट काउंट एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको कई बार क्या हमेशा ही एक्सपेरिमेंट पे यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है कि वी रिपीट द ऑब्जर्वेशन सेवरल टाइम्स। आपने देखा होगा कि जो भी एक्सपेरिमेंट आपने अभी तक किए हैं उसमें वो कई बार रिपीट किया जाता है, कई बार रिपीट किया जाता है। तो और उसके बाद फिर फाइनली अरिथमेटिक मीन लिया जाता है, 4 5 6 बार रिपीट करते हैं और उसका मीन ले लेते हैं, उसका एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। तो दिस मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। हम लोग इनफैक्ट ट्रू वैल्यू तो एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते क्या होगा, भगवान को ही पता है कि वो ट्रू वैल्यू क्या है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने मेजर्ड वैल्यू हैं उनका एवरेज निकालते हैं, और जो एवरेज आता है उसी को ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफी हद तक बहुत क्लोज होता है ट्रू वैल्यू के, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा तभी होगा जब आपने सारे प्रिकॉशंस के साथ एक्सपेरिमेंट किए हैं, आपने सारे जो एरर्स हैं उसको मिनिमाइज किए हैं, तभी ऐसा संभव